हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आज हम लेसन नंबर 1 जो है हमारी एक जो सीरीज है उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 1 की जितने भी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं इनके बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो आपके यहाँ से बाहर छोटे छोटे क्वेश्चनों में से तो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपको इन जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इनको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आपको मैं कंप्लीट वादा कर रहा हूँ कि 20 से 25 दिन में आपके 20-25 जो वीडियो आएगी रेगुलर डेली बेस पे आपकी वीडियो आने वाली है, तो आपको हर वीडियो को अच्छी तरह कवर करते हुए चलना है। आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे और लेसन नंबर जो 1 है हमारा, लेसन नंबर 1 में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उन सबकी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी लेसन नंबर 1 का नाम क्या है हमारा, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और इसके बारे में हम अच्छी तरह से जितने भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके बारे में हर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे और इसके बाहर से आपके छोटे क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आप बस भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे अगर आप इनको पढ़ते हो अच्छी तरह से। तो जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विटामिन ए की कमी से, देखो पहला क्वेश्चन आ गया विटामिन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, अगर ये पूछा आपसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अब आपको इसके ऑप्शन में भी दिए जा सकते हैं कि कौन कौन सा है, अलग अलग रोग दिए जा सकते हैं। तो आपको जो राइट लगाना है वो होगा रंथोदी, ठीक है। रंथोदी जो रोग है ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है, रंथोदी होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा हो जाएगा, रंथोदी रोग हो जाएगा, ठीक है। इसकी सेकंड जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है कि तंबाकू किस कुल का, जैसे मान लो पूछ लिया आपसे कि तंबाकू किस कुल का सदस्य है, तंबाकू किस कुल का सदस्य हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, अब आपको इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि तंबाकू किस कुल का सदस्य है। अब अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है सोलेनेसी आपका सही ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दें कि हमें कौन सा ऑप्शन सही करना है, क्योंकि अगर आपको ये याद होंगे तो आप सही ऑप्शन भर सकोगे, अगर याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी अंदाजे से टिक लगाओगे और जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन पे ध्यान देना है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया, रंथोदी हो गया साहब। इसी प्रकार तंबाकू किस कुल का सदस्य, सोलेनेसी कुल का सदस्य। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे दिया गया, मान लो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg आपके जो है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप रहने वाला है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया दोस्तों, रंथोदी हो गया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होगा, रंथोदी। तंबाकू किस कुल का सदस्य है, तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का सदस्य है, ठीक है, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 mmHg आपके स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो आपके पूछा गया और इसमें दे दिया गया कि मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है, मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है, यह आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया कि मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एथिल एल्कोहल। क्या होना चाहिए, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल
यानी कि इसको हम सूत्र में भी लिख सकते हैं C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, यानी ये मदिरा का मुख्य घटक होता है। मतलब क्या है इसका, जो जब शराब बनाई जाती है तो सब शराबों में नशे के लिए एक ही पदार्थ मिलाया जाता है और उसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है? एथिल एल्कोहल C2H5। और इनकी क्वांटिटी यानी कि जो C2H5OH है, इसकी सब में हर मदिरा में क्वांटिटी अलग अलग रखी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मदिरा का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है घेंगा या गलगंड, है ना, घेंगा या गलगंड रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगंड रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा या गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये हर जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आप अच्छी तरह से इनको कवर करें। इसके बाद नारू रोग, देखिए नारू रोग का रोग जनक क्वेश्चन आ गया। नारू रोग का रोग जनक बताइए। तो नारू रोग का जो रोग जनक है वो है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस यहाँ पर नारू रोग का रोग जनक है। तो क्वेश्चन आ जाए नारू रोग का रोग जनक क्या है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। तो एक बार राजस्थान में गंदे पानी की वजह से ये नारू रोग हो गया था, और जिसका जो रोग जनक था यानी किसके कारण ये फैला? तो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के कारण ये रोग फैल गया था, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसके कारण फैला? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के कारण ये फैल गया था, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्योंकि ये जो आप इनको अच्छी तरह कवर करें, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ें। मैं आपको जो सीरीज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ये इसमें आपको बिल्कुल जो है एक तरह से कहीं से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं। छोटे क्वेश्चनों को, हर छोटे क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाने वाले, क्योंकि इन्हीं में आपके अधिकतर नंबर कटते हैं। जैसे बड़ा क्वेश्चन होता है इसको तो हम हल कर देते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में हमारे नंबर कटते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है? तो तंबाकू में जो हानिकारक तत्व पाया जाता है जिसके कारण से हमें नशा उत्पन्न होता है, तंबाकू में हानिकारक तत्व होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। तो ये आप याद रखिए कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है निकोटीन, ठीक है। तो निकोटीन एक बहुत ही खतरनाक तत्व होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा होता है? निकोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाला यंत्र, तो रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है उसको हम बोल सकते हैं रक्तचाप मापी, या फिर साइंस की भाषा में अगर इसको बोले तो बोल सकते हैं स्पाइगनोमीटर, ये होता है, ठीक है। या तो रक्तचाप मापी बोलो या फिर स्पाइगनोमीटर आप बोल सकते हो। तो रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो क्या हो गया? रक्तचाप मापने वाला यंत्र है रक्तचाप मापी या स्पाइगनोमीटर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम
अफीम के पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम अफीम के पादप का क्या है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व, ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला जो हानिकारक तत्व है वो कौन सा है दोस्तों, वो है निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है, निकोटीन। रक्तचाप मापने वाला यंत्र रक्तचाप मापी या बोल सकते हैं स्पाइगनोमीटर हम बोल सकते हैं। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से कवर करें। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं आप इनको नोट डाउन भी करते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको जब रिवीजन करें परीक्षा के टाइम पे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये हर चीज की जो भी क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बना के बता रहा हूं, आपको कहीं से एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सीलेंट, पास, बुक, डैश वर्क, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं, इनमें फालतू का आपको कोई खर्चा नहीं करना है अगर देखा जाए तो। अब आपकी मर्जी बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा पैसे हो रहे हो तो ठीक है, तो आपको कहीं किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। 10वां क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन है वशीय यकृत रोग, वशीय यकृत रोग, यकृत रोग, वशीय यकृत रोग का कारण, वशीय यकृत रोग का कारण, वशीय यकृत रोग क्यों होता है, तो वशीय यकृत रोग होने का क्या कारण है, तो बच्चों ये है मदिरा, मदिरा यानी एल्कोहल के सेवन से, मदिरा यानी एल्कोहल के सेवन से क्या होता है, वशीय यकृत रोग हो जाता है। ठीक है, यानी वशीय यकृत रोग क्यों होता है, तो आपको बताना है मदिरा के कारण, यानी अगर आप मदिरा का सेवन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वशीय यकृत रोग आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो इंपॉर्टेंट है, फल और सब्जियों को ताजा दिखने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है ना, फल और सब्जियों को ताजा दिखने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, किसका छिड़काव किया जाता है, यानी जो फल और सब्जियां हैं इनको ताजा दिखाने के लिए हम किसका छिड़काव करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है, लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है किस पर, फल और सब्जियों को ताजा दिखने के लिए, यानी फल और सब्जियां ताजा दिखे इसके लिए उस पर किसका छिड़काव किया जाता है, लेड व कॉपर विलियन का उस पर छिड़काव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भी कि गोभी पर सफेदी के लिए, गोभी पर सफेदी के लिए किसका छिड़काव करते हैं, किसका छिड़काव किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है, यह है सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, यानी कि गोभी सफेद दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि सफेद दिखाई देगी तो ज्यादा बिकने वाली है, अगर मान लो कैसी भी दिखेगी तो कौन लेने वाला है, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी कि गोभी सफेद दिखे इसके लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करें, वशीय यकृत रोग का कारण क्या है, मदिरा है दोस्तों। फल और सब्जियों को ताजा दिखने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तो आपको बताना है लेड व कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है। गोभी पर सफेदी के लिए किसका छिड़काव करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का उस पर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि कहा जाता है, कहावत भी है कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, तो वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 या 13 हो जाएगा, 13 जो भी आ रहा है आप ध्यान रखिए इस चीज का,
अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। अब ऐसा नहीं कहेंगे सर जब मान लो अगर 12 हो तो कि सर 13 डाल दिया, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए मीठा जहर किसे कहा जाता है, मीठा जहर, मीठा जहर किसे कहते हैं, तो दोस्तों मीठा जहर एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं। किसको कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन है देसी घी में की जाने वाली मिलावट, यानी देसी घी में किसकी मिलावट की जाती है, तो आपको याद रखना है वनस्पति घी की, वनस्पति घी। और वनस्पति घी को हमारे गांव में तो बोलते हैं भाई डाड़ा, क्या बोलते हैं, डाड़ा, अपनी भाषा में बोलते हैं भाई डाड़ा। तो देसी घी में किसकी मिलावट की जाती है, तो वनस्पति घी की मिलावट कर दी जाती है। ठीक है, और मीठा जहर किसे कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है और बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। तो आप कोल्ड ड्रिंक्स कभी ना पीएं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ही अलग अलग टाइप के पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे फास्फोरिक अम्ल है जो कि लोहे तक को गला देता है, इतना खतरनाक होता है। तो ध्यान दें इन चीजों का। तो मीठा जहर किसे कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को। देसी घी में किसकी मिलावट की जाती है, वनस्पति घी की। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और यह है सरसों के तेल में की जाने वाली मिलावट, तो सरसों के तेल में किसकी मिलावट कर दी जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें है आर्जीमोन या सस्ता पाम ऑयल, आर्जीमोन या सस्ता पाम ऑयल इसमें मिला दिया जाता है। किसमें, सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाएगी, आर्जीमोन या सस्ता पाम ऑयल इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मीठा जहर किसे कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल को। देसी घी में किसकी मिलावट की जाती है, वनस्पति घी की। सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, आर्जीमोन या सस्ता पाम ऑयल इसमें मिला दिया जाता है, सस्ता पाम ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट है, हर चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। लेसन नंबर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर। अच्छा, बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको बाद में डालूंगा, लेकिन अभी पूरे छोटे छोटे क्वेश्चनों की पूरी सीरीज अपन बनाएंगे, है ना। 24-25 जितने भी वीडियो रहेगी एवरीडे हमारा वीडियो चलेगा, तो आप इनको कंप्लीटली देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो भी आ रहा है, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ माताएं होती हैं जो कि अपने बच्चों को सुलाने के लिए किसका एक पदार्थ का प्रयोग करती है, उसका नाम है अफीम। क्या है, अफीम। तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए किसका प्रयोग करती है, अफीम का प्रयोग करती हैं। यानी कि परेशान हो जाती है, कहाँ तक ले चारा वारा काटना होता है, क्या खेतों का काम करना होता है, तो फिर वो उनको अफीम खिला देती है ताकि वो सो जाते हैं और अपना काम धंधा माताएं अपने अच्छी तरह से कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, अफीम के दूध में पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड, अफीम के दूध में पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आ सकते हैं कि अफीम के दूध में पाए जाने वाले जो मुख्य एल्केलॉइड वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन और सोमनिफेरिन। तो
तो 5 मुख्य एल्केलॉइड्स हैं जो कि अफीम के दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अफीम के दूध में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। ठीक है, तो ये मुख्य एल्केलॉइड्स हैं जो कि अफीम के दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो ये है सिगरेट के धुएं में पाई जाने वाली गैस, यानी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिगरेट जब हम पीते, कोई भी पीता है, तो वो कौन सी गैस, धुएं में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है ना। सिगरेट से का जो धुआं होता है वो कौन सी गैस मुक्त करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस होती है और इससे व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। और आपने अगर सुना भी हो तो ये भी कहा जाता है कि जो बंद कमरा होता है उसमें अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए। क्यों, तो रीजन होता है क्योंकि वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर छोड़ती है। तो सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट करें, ग्रामीण क्षेत्रों में माता अपने बच्चों को सुलाने के लिए किसका प्रयोग करती है, तो अफीम का सेवन करवाती है। अफीम के दूध में मुख्य रूप से कौन कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, तो मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। सिगरेट के धुएं में पाई जाने वाली जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपको याद रखना है, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है आप लगाए 19 होगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पादप का नाम। आपसे पूछा जा सकता है तंबाकू पादप का नाम बताइए, तो आपको बताना है निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम तंबाकू पादप का नाम है। यानी तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है निकोटिएना टोबेकम पादप से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वें क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है आपको याद भी रखनी है, रक्तचाप। क्वेश्चन आ सकता है रक्तचाप किसे कहते हैं, तो रक्तचाप किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। यानी हमारी जो वाहिनियां होती हैं उनमें जब रक्त बहता है तो उस रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को हम क्या कहने वाले हैं, रक्तचाप कहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो रक्तचाप है, थोड़ा सा यहाँ पर ही मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार का होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। रक्तचाप 2 प्रकार का होता है, एक होता है उच्च रक्तचाप और एक होता है निम्न रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप में क्या होता है, धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। और यदि धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं निम्न रक्तचाप। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं, आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से आप समझें हर चीजों को,
ठीक है, क्योंकि समझोगे तभी तो मजा आने वाला है। अब नहीं समझोगे तो फिर मजा क्या आने वाला। पढ़ने वाले बच्चे तो समझेंगे, नहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं समझने वाले। उनको कितना भी आप समझाओ कि भाई समझ ले, पढ़ ले, अब वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो बिल्कुल पढ़ेगा, ध्यान से भी सुनता है, हर चीज को क्लियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप इस बात को ध्यान रखिए। सामान्य व्यक्ति का, देखिए सामान्य व्यक्ति का या स्वस्थ व्यक्ति भी कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति है, इसका सिस्टोलिक रक्तचाप कितना है, तो आपको बताना है 90 से 120 mmHg। अब देखिए यहां पर केवल मैं सिस्टोलिक रक्तचाप की बात कर रहा हूं, सिस्टोलिक रक्तचाप की बात कर रहा हूं, तो ये होता है 90 से 120 mmHg। और सामान्य व्यक्ति का, ध्यान समझना इस हर चीज को, सामान्य व्यक्ति का डायास्टोलिक, ये बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, डायास्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, ये होता है आपके 60 से 80 mmHg होता है। अब देखिए यहां पर आपको मैं एक बात जो क्लियर करने वाला हूं, ध्यान समझना। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 90 से 120, और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 60 से 80 mmHg। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति का, जैसा मैंने बताया था, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक व डायास्टोलिक, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 120 से 80 mmHg, क्योंकि इसमें आपसे दोनों पूछा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जबकि यहाँ पर आपको केवल सिस्टोलिक पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे डायस्टोलिक पूछ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों पूछा है। ठीक है, तो सिस्टोलिक रक्तचाप कितना, 90 से 120, डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80, और जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से 80 mmHg होगा। अब जैसे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको यही बताना है 120 से 80 mmHg। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नहीं दिया गया हो और आपसे पूछा गया सामान्य व्यक्ति का, सामान्य की जगह आपसे स्वस्थ भी पूछा जा सकता है, स्वस्थ, जैसा कि मैंने पूछ भी चुका हूं मैं आपसे, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, 120 से 80 mmHg, यह आपको बताना है। क्लियर होगी बात, आई होप क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हम और चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है हर चीज को। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें और पूछें, क्योंकि आपके हर क्वेश्चंस का हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आपको पता होगा मोटापा, ठीक है, और इसके बारे में हम जानने वाले हैं, मोटापा क्या होता है। तो मोटापा क्या होता है, तो इसको पहले डिफाइन करें। जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, मोटापा कहते हैं। ठीक है, यानी जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाए किसी भी व्यक्ति के कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे। अब हानिकारक प्रभाव का मतलब क्या गया, उसको चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में अगर परेशानी आने लग जाती है तो वो हम कह सकते हैं मोटापा का शिकारी हो जाता है। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है
कि वह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इस स्थिति को हम क्या कहने वाले, मोटापा कहते हैं। ठीक है, अब जो मोटापा का मापन किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है BMI के द्वारा। अब सर ये BMI क्या होता है? तो बच्चों होता है मानव भार व लंबाई का अनुपात। लंबाई का अनुपात, मानव भार व लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, BMI कहते हैं। मानव भार व लंबाई का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहते हैं, BMI कहते हैं। BMI कहते हैं, मानव भार व लंबाई का अनुपात BMI कहलाता है। और इसको हम इसका जो हिंदी नाम है मानव भार व लंबाई का अनुपात शरीर भार सूचकांक, इसे भी लिख सकते हैं शरीर भार सूचकांक कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कहलाता है। मानव भार व लंबाई का अनुपात जो है शरीर भार सूचकांक कहलाता है या BMI कहलाता है। तो BMI का पूरा नाम, BMI का पूरा नाम वैसे आप लिख सकते हो शरीर भार सूचकांक, या इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स भी आप इसको लिख सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। लेसन नंबर 1 के बारे में और भी कुछ हमें चर्चा करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।